मैं फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम भाषा अध्ययन विषय के अंतर्गत व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं आज से। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे पहली इकाई हमारी संज्ञा। तो हमने देखा पिछली तासिका में संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं दोस्तों? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम का ज्ञान होता है उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, गाय, गोवा, उपहार, ऐसे कई शब्द हैं, उन्हें संज्ञा कहा जाता है। और हमने देखा संज्ञा के 5 कुल प्रकार भेद होते हैं। इनमें से हमने पहली का अध्ययन किया था जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा थी? जिस संज्ञा से उसके पूरे वर्ग या जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमने देखा था कई उदाहरणों के माध्यम से, वह भला आदमी है, विद्यार्थी गरीब था, नदी पर्वत से निकलती है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, नगर में एक संत आया, सिंह ने बैल को मारा। इनमें से हमने देखा कि आदमी संज्ञा आदमी के लिए आ सकती थी, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थी जातिवाचक है, नदी शब्द जातिवाचक है, पर्वत शब्द जातिवाचक है, लड़का लड़की जातिवाचक शब्द है, पुस्तक शब्द जातिवाचक है, सिंह जातिवाचक है, बैल, नगर जातिवाचक शब्द है, संत और कई प्रकार के शब्द जो है हिंदी भाषा व्याकरण में जातिवाचक शब्द है। तो आज दोस्तों हम देखते हैं हमारा संज्ञा में से दूसरा प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उदाहरण देखिए, मैंने उदाहरण लिखी है फलक पर, शाम पट पर देखिए। पहला उदाहरण है, नौशेरवा फारस का बादशाह था। नौशेरवा फारस का बादशाह था। दूसरा उदाहरण है, जोगिंदर सिंह एक बहादुर सूबेदार था। जोगिंदर सिंह एक बहादुर सूबेदार था। तीसरा है, हमारा कुत्ता शेरा बहुत वफादार है। हमारा कुत्ता शेरा बहुत वफादार है। चौथा है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। पांचवा है, ताजमहल यमुना के किनारे है। ताजमहल यमुना के किनारे है। छठा है, हमने मराठी में बातचीत की। तो दोस्तों हम देखते हैं कि नौशेरवा फारस, नौशेरवा व्यक्ति का नाम है, फारस एक देश का नाम है और बादशाह यह जातिवाचक संज्ञा है। जोगिंदर सिंह एक व्यक्ति का नाम है, सूबेदार जातिवाचक संज्ञा है और कुत्ता जातिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा है शेरा। कुत्ते को नाम दिया है शेरा, बहुत वफादार है। जैसे देश में कई शहर है लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई नाम का जो शहर है वो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। यानी मुंबई और महाराष्ट्र। ताजमहल यमुना के किनारे है। ताजमहल एक इमारत है और यमुना एक नदी है, तो यमुना के किनारे ताजमहल नाम की इमारत है। यानी ताजमहल और यमुना। हमने मराठी में बातचीत की, यानी देखो हमारे देश में कई भाषाएं बोली जाती है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तमिल, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, कई प्रकार की। लेकिन कौन सी भाषा में बातचीत की? लेखक कहते हैं हमें, हमने मराठी में बातचीत की, यानी मराठी भाषा में बातचीत की। भाषा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा आएगा। तो इसीलिए इसकी परिभाषा बनती है। दोस्तों देखिए, हम देखते हैं कि नौशेरवा एक विशेष बादशाह व्यक्ति का नाम है। हमने देखा फारस एक विशेष देश का नाम है। जोगिंदर सिंह एक विशेष सूबेदार का नाम है। शेरा किसी विशेष कुत्ते का नाम है। उदाहरण लिखे हमने, मुंबई एक विशेष शहर का नाम है। ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। यमुना एक विशेष नदी का नाम है। मराठी एक विशेष भाषा का नाम है। तो दोस्तों इस प्रकार ये रेखांकित शब्द किसी न किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, इमारत, नदी या भाषा के नाम है। ऐसे विशेष संज्ञाओं को
व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। ऐसी देख सकते हैं आप, अंडरलाइन किए हुए शब्द। ऐसी विशेष संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। इस प्रकार परिभाषा क्या होगी फिर? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कितनी आसान है देखो, किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों शिवाजी, अकबर, अमेरिका, पुराण, तापी, गंगा, गोदावरी, बीरबल, भारत, रामायण, सह्याद्री, हिमालय, भूसावल आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ऐसी कई व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमारे पाठ्य पुस्तक में उदाहरण के माध्यम से हमें बताई गई है। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा की? किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तीसरा प्रकार देखते हैं हम, हमारा अगला संज्ञा का भेद है भाववाचक संज्ञा। तीसरा प्रकार है, भेद है भाववाचक संज्ञा। उदाहरण देखते हैं हम, पढ़ते हैं देखो। छात्रों में बड़ा उत्साह था। अंडरलाइन शब्द है उत्साह। छात्रों में बड़ा उत्साह था। अर्जुन ने अद्भुत वीरता दिखाई। अर्जुन ने अद्भुत वीरता दिखाई। यह शिवाजी महाराज के न्याय की कहानी है। यह शिवाजी महाराज के न्याय की कहानी है। हमें अपने देश से प्रेम है। हमें अपने देश से प्रेम है। शिक्षक ने पिताजी की प्रशंसा की। छठा है, कवयित्री अपने बचपन को याद करती है। ईमानदारी सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों देखो, पहले उदाहरण में देखो, छात्रों में बड़ा उत्साह था। छात्रों में बड़ा उत्साह था, यह भाव दिखाता है। अर्जुन ने अद्भुत वीरता दिखाई। वीरता यह भाव है, उदाहरण है, वीरता दिखाई। न्याय तीसरे वाक्य में है न्याय शब्द। चौथे में है प्रेम और पांचवे में है प्रशंसा। छठे में है बचपन। सातवें में है सफलता। तो दोस्तों उत्साह, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों पर आप ध्यान दीजिए जो मैंने किए हैं। तो दोस्तों इन रेखांकित शब्दों में उत्साह, वीरता, न्याय, प्रेम, प्रशंसा, बचपन, ईमानदारी और सफलता ये शब्द हैं। ये क्या है? सब संज्ञा शब्द है, लेकिन ये संज्ञाएं किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती हैं। उत्साह एक अवस्था है, भाव है। वीरता एक अवस्था, भाव है। न्याय एक अवस्था है। प्रेम एक भाव है, एक भाव है। बचपन एक अवस्था है, अवस्था है। तो दोस्तों यह जो भाव है, गुण है, अवस्था है आदि का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों ये संज्ञाएं किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध हमें कराती हैं और इन्हें हम केवल अनुभव कर सकते हैं। इन्हें देख या छू नहीं सकते। हम इन्हें देख नहीं सकते या छू नहीं सकते। ऐसी संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ऐसे संज्ञाओं को भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनती है इसकी भाववाचक संज्ञा की? देखो, जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा यानी अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव
या दशा यानी अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार भाववाचक संज्ञा के उदाहरण मैंने लिखे, देखो इसी प्रकार अपमान, आशा, आश्चर्य, आज्ञा, उदारता, क्रोध, खुशी, गपशप, जवानी, तबीयत, दुख, दर्द, नफरत, प्यार, बुढ़ापा, मनोरंजन, मेहनत, सम्मान, सुख, हंसी, हिम्मत आदि कई भाववाचक संज्ञाओं के प्रकार में मालूम हमें पड़ती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और भाववाचक की है जिस संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा यानी अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, अब देखते हैं हम हमारा अगला संज्ञा का प्रकार समूहवाचक संज्ञा। तो उदाहरण देखिए दोस्तों, भीड़ तितर बितर हो गई। पहला उदाहरण है भीड़ तितर बितर हो गई। दूसरा है पीछे से दूसरे दल ने हमला किया। तीसरा उदाहरण है, दूसरा है पीछे से दूसरे दल ने हमला किया। तीसरा है चिटिया परिवार में रहती है। चिटिया परिवार में रहती है। चौथा है यह चाबियों का गुच्छा है। यह चाबियों का गुच्छा है। पांचवा है लड़कों की टोली रंग डाल रही है। लड़कों की टोली रंग डाल रही है। अशोक ताश की गड्डी ले आया। अशोक ताश की गड्डी ले आया। सातवां है भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय सेना ने चीनियों के छक्के छुड़ा दिए। आठवां उदाहरण है बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा है। मचा रहा था। तो दोस्तों देखिए, भीड़ तितर बितर हो गई। भीड़, भीड़ शब्द पीछे दूसरे दल शब्द, परिवार शब्द, चाबियों का गुच्छा, टोली, ताश की गड्डी, सेना, झुंड। यह जो शब्द है दोस्तों, यह क्या है? समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो हम देखते हैं दोस्तों कि इन वाक्यों में भीड़, दल, परिवार, गुच्छा, टोली, गड्डी, सेना, झुंड, ये जो मैंने रेखांकित शब्द किए हैं यह किसी न किसी समूह को सूचित करते हैं। देखो, भीड़ तितर बितर हो गई। बकरियों की भीड़ हो सकती है, मेंढों की भीड़ हो सकती है। पीछे से दूसरे दल ने, दल सैनिकों का दल, गुंडों का दल ने हमला किया। चिटिया परिवार, परिवार में कई सदस्य आते हैं। चाबियों का गुच्छा, गुच्छा शब्द आपने सुना होगा। टोली, लड़कों की टोली, टोली शब्द। गड्डी, ताश की गड्डी हम देखते हैं। भारतीय सेना, एक सैनिक नहीं, सेना। झुंड, बकरियों का झुंड उछल कूद मचा रहा था। दोस्तों यह जो शब्द है यह क्या है? ये सभी शब्द संज्ञाएं हैं और यह शब्द किसी न किसी समूह को सूचित करते हैं। दोस्तों समूह को सूचित करने के कारण इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। समूह को सूचित करने के कारण इन शब्दों को, इन संज्ञाओं को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा क्या होगी हमारी समूहवाचक संज्ञा की?
आप लिख सकते हैं, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही जाति के व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार गट्ठर, गिरोह, जुलूस, झुंड, ढेर, मंडली, सभा, सम्मेलन, सेना आदि कई शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं। तो दोस्तों अगला प्रकार हम देखते हैं। तो दोस्तों अब हम अगला प्रकार देखते हैं, हमारा पांचवा प्रकार संज्ञा का पांचवा भेद द्रव्यवाचक संज्ञा। दोस्तों उदाहरण देखिए, मैंने लिखे श्यामपट पर। पहला उदाहरण है दाल में घी डालो, दाल में घी डालो। दूसरा है लक्ष्मी गाय ने 2 दिन से दूध नहीं दिया, लक्ष्मी गाय ने 2 दिन से दूध नहीं दिया। तीसरा है सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं, सोना और चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। मुझे पानी पीना है, मुझे पानी पीना है। गेहूं की रोटियां बनाओ, गेहूं की रोटियां बनाओ। तो दोस्तों हम देखते हैं, दाल में घी डालो, घी यह एक पदार्थ है, द्रव्य है। लक्ष्मी ने गाय को 2 दिन से दूध नहीं, दूध यह द्रव्य है, वस्तु है। सोना चांदी वस्तु है, पानी द्रव्य है, गेहूं वस्तु पदार्थ है। तो दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं द्रव्य, हमने कौन कौन सी जातियों के संज्ञाओं के प्रकार देखे। पहली देखी हमने, कौन सी देखी हमने पहली? तो हमने पहली देखी जातिवाचक संज्ञा, दूसरी देखी हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा, और तीसरी देखी हमने भाववाचक संज्ञा, चौथी देखी हमने समूहवाचक संज्ञा, और पांचवी देखी हमने द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों हमने पहली देखी थी, उसकी परिभाषा क्या थी? जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु का ज्ञान होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और तीसरी थी भाववाचक संज्ञा, किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और चौथी थी हमारी समूहवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवी थी हमारी किसी धातु, द्रव्य या पदार्थ के नाम को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, वह थी पांचवी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आज संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद और संज्ञा किसे कहते हैं यह जानकारी प्राप्त की। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।